दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में इंडियन नेवी में पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कमीशन हो जाएगा। दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इसके साथ साथ भारत कुछ ऐसे एलिट ग्रुप में शामिल हो जाएगा जो इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन कर सकता है। पर दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर के इंडियन नेवी में शामिल होने के साथ साथ बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या आईएनएस विक्रांत चाइनीज नेवी को काउंटर कर सकेगा। मतलब चाइनीज नेवी के नया एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को क्या काउंटर करने के लिए आईएनएस विक्रांत सक्षम होगा। हालांकि दोस्तों एक नजर में आप लोगों को लग सकता है कि आईएनएस विक्रांत के पास शायद फुजियान जैसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को काउंटर करने का क्षमता नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से आईएनएस विक्रांत के टेक्नोलॉजी खाली फुजियान को काउंटर ही नहीं कर सकता बल्कि एक तरीके से मात देने का भी क्षमता रखता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों चाइना की तरफ से अपना मोस्ट एडवांस बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को इसी साल के जून 17 तारीख के दिन लॉन्च किया गया और आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंडियन नेवी को अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिलेगा। दोस्तों दोनों देशों के इन हथियारों के बीच में हालांकि कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग टेक्नोलॉजी का है, लेकिन फिर भी ये कंपैरिजन इसीलिए किया जाता है क्योंकि दोनों देश एक दूसरे का राइवल है और इन हथियारों का भविष्य में एक दूसरे का सामना करने का संभावनाएं भी काफी अधिक है। और दोस्तों इस तरीके से अगर कंपैरिजन होता है तो सिंपली अगर देखा जाए तो एक नजर में आप लोगों को फुजियान एयरक्राफ्ट ही आगे लग सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि फुजियान एयरक्राफ्ट एक झटके में इंडियन नेवी के आईएनएस विक्रांत को पछाड़ सकता है। दोस्तों इसके पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे कि फुजियान एयरक्राफ्ट के आकार जो विक्रांत के मुकाबले में करीब करीब दुगना है। दोस्तों आईएनएस विक्रांत के अगर आकार को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इसके फुल लोडेड डिस्प्लेसमेंट मतलब वजन करीबन 44 से लेकर 45,000 टन के आसपास होगा, जबकि इसके अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स और क्रूजर स्पीड करीब करीब 18 नॉट्स के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर के जो एंड्योरेंस है या फिर कहे तो ऑपरेशनल रेंज है वो करीबन 7,500 नॉटिकल माइल तक होगा, जबकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका लंबाई करीबन 262 मीटर, चौड़ाई करीबन 62 मीटर और हाइट करीबन 59 मीटर के आसपास है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकेगा, जबकि 40 से 42 हेलीकॉप्टरों को भी कैरी करने का क्षमता ये एयरक्राफ्ट कैरियर रखता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए टोटल 2300 क्रू मेंबर का आवश्यकता होगा, जिनमें करीबन 1700 ऐसे अधिकारी होंगे जो एयरक्राफ्टों को हैंडल करने के लिए आवश्यक होंगे। हालांकि दोस्तों चाइना के एयरक्राफ्ट फुजियान के बारे में ज्यादा कोई डिटेल अब तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन इसके जो सैटेलाइट इमेज है उसे देखते हुए एक्सपर्टों का मानना है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका लंबाई करीबन 320 मीटर और चौड़ाई करीबन 73 मीटर होगा, जबकि इसका वजन 80,000 टन के आसपास होगा। हालांकि इसके अलावा इसके साइज के बारे में नहीं पता है और ना ही ये पता है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर कितने एयरक्राफ्टों को होल्ड कर सकेगा। पर वजन को देखते हुए और आकार को देखते हुए एक्सपर्टों का कहना है कि ये चाइना के जो पहले के दो एयरक्राफ्ट कैरियर है मतलब लियोनिंग और शांगडोंग उसके मुकाबले में अधिक एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकेगा। शांगडोंग जहां पे 36 एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता रखता है तो वहीं पे लियोनिंग करीब करीब 40 एयरक्राफ्टों को कैरी करने का क्षमता रखता है और वहीं पे एक्सपर्टों का मानना है कि फुजियान एटलीस्ट इससे तो अधिक एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकेगा। और दोस्तों सोर्सेस की तरफ से मिले हुए फुजियान के इस डेटा से आप लोगों को लग सकता है कि विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को फुजियान आसानी से मात दे सकता है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा और एक डिफरेंस दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में है एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने का टेक्नोलॉजी। विक्रांत में बेसिकली कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसे स्टोबार या फिर कहे तो शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने के हिस्से में एक स्की जंप होता है जिसका इस्तेमाल करके एयरक्राफ्टों को लॉन्च किया जाता है। लैंडिंग के लिए हालांकि इसमें अरेस्टिंग वायर का इस्तेमाल किया गया है जो बेसिकली एयरक्राफ्टों के पीछे लगे हुए एक हुक से अटैच हो जाता है और एयरक्राफ्टों को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने में मदद करता है। हालांकि इस तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल चाइना के पहले दो एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब लियोनिंग और शांगडोंग में किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अपने फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा जो बेसिकली अमेरिका के फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो फ्रांस के चार्ल्स डिगॉल न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर में भी अब तक नहीं हुआ है। पर दोस्तों क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम फुजियान के लिए एक गेम चेंजर बन सकेगा? बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जो स्टीम के जगह में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करते हुए कैटापुल्ट के सहारे एयरक्राफ्ट को लॉन्च करेगा। मतलब दोस्तों एक तरीके से कहे तो गुलेल के जैसे, जहां पे एयरक्राफ्ट अपने खाली थ्रस्ट का ही इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बने हुए ये सिस्टम के सहारे भी एक थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा और एक तरीके से कहे तो एयरक्राफ्ट कैरियर ही फाइटर एयरक्राफ्ट को हवा में फेंकेगा, जिससे काफी आसानी से और काफी कम डिस्टेंस से ये जो एयरक्राफ्ट है ये टेक ऑफ कर सकेगा। हालांकि दोस्तों कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का एक बेनिफिट और भी है और वो है कि ये भारी भरकम एयरक्राफ्टों को भी लॉन्च करवा सकता है। स्की जंप में जहां पे मुश्किल आता है भारी भरकम एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने में, तो वहीं पे स्की जंप के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर में एयरक्राफ्टों को लंबे रनवे का भी आवश्यकता होता है
ताकि ये टेक ऑफ कर सके। कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम या फिर कहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों के साथ जो एयरक्राफ्ट है ये अधिक पेलोड और फ्यूल को लेकर जहां पे उड़ान भर सकता है, तो वहीं पे बड़े आकार के एवेक्स एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को भी कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों एक तरीके से एक्सपर्टों की तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को ही फूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के रियल गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है और उनका यह भी कहना है कि चाइना की तरफ से फूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर खास करके निमिट्स और फोर्ट को काउंटर कर सके। पर क्या दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन से गुजर के इंडियन ओशन के अंदर भी आके इतना ही कारगर होगा? हालांकि दोस्तों खाली इंडियन ओशन के अंदर आते हुए इन एयरक्राफ्टों को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चाइना के द्वारा जो दिखाया जा रहा है उसमें असलियत काफी कम है और दिखावा काफी अधिक है। हालांकि दोस्तों चाइना के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर कोई और तरीके के कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक डाउट में बना हुआ है। लेकिन एक्सपर्टों का तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को लेकर भी एक बड़ा डाउट है। चाइना की तरफ से जिस तरीके से अचानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों के डिप्लॉयमेंट के खबर दिया गया है, तो वहीं पे एक्सपर्टों का यह मानना है कि चाइना अगर इतने तेज रफ्तार से इसका डेवलपमेंट किया है तो इसमें ऑब्वियसली चाइना की तरफ से कुछ ना कुछ झोल जरूर किया गया होगा। खास करके चाइना जिस तरीके से अन्य देशों के टेक्नोलॉजी को चुराता है, शायद चाइना की तरफ से इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया है। हालांकि दोस्तों अमेरिका के न्यूक्लियर पावर फोर्ट क्लास के अधिक ताकतवर या फिर कहे तो अधिक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल हो रहा है और अमेरिका की तरफ से इस तरीके के सिस्टम को डेवलप करने के लिए दशकों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा है। अमेरिका के द्वारा कई दशकों तक स्टीम कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग की तरफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को शिफ्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों हाल ही में अमेरिका की तरफ से भी खबर आया था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम है इसमें भी कई तरीके की दिक्कत है और कई बार अमेरिका को ऐसे कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों के ब्रेकडाउन के सिचुएशन से भी गुजरना पड़ा, जिस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कम रिलायबल सिस्टम के रूप में भी देखा जा रहा है। अब दोस्तों इससे ही आप लोग समझ सकते होंगे कि अमेरिका जैसे देश जो कि 7 दशक से भी अधिक समय से एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही साथ इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियरों में कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों के भी इस्तेमाल का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है और लंबे समय के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का डेवलपमेंट करते हुए अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया है, वही अगर मुश्किलों का सामना कर रहा है तो ऑब्वियसली इन टेक्नोलॉजी को चुराते हुए या फिर कॉपी करते हुए बनाया गया टेक्नोलॉजी कितना रिलायबल होगा। हालांकि दोस्तों इससे पहले भी चाइना की तरफ से कई सारे देशों के टेक्नोलॉजियों को चुराया गया, जिनमें अमेरिका और रशिया सबसे ऊपर है और इन टेक्नोलॉजी के सहारे चाइना की तरफ से अपने हथियारों को अधिक सुपीरियर दावा किया गया। लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो इसमें सच्चाई ना के बराबर है और जब इन हथियारों को चाइना की तरफ से अन्य देशों को एक्सपोर्ट किया गया तब चाइना के दावे एक्सपोज हो गया। ऐसे में यह भी कहना गलत नहीं होगा कि जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट होगा तब चाइना के कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम या फिर कहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों के भी दावे खुल के आगे आ जाएगा। पर वहीं पे दोस्तों सवाल यह भी है कि भारत की तरफ से अपने आईएनएस विक्रांत को उस तरीके से क्यों डेवलप नहीं किया गया और क्यों इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों के डेवलपमेंट का काम अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक की तरफ से किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंडिया के आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल करने के लिए नए टेक्नोलॉजी के सप्लाई को लेकर भी अनुमति दिया गया था। पर इंडियन नेवी की तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इसीलिए चुना नहीं गया क्योंकि इसका कॉस्ट काफी अधिक है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इसका रिलायबिलिटी काफी कम होने के कारण इंडियन नेवी की तरफ से इसके ऊपर से अपने फोकस को हटाया गया और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया गया। हालांकि दोस्तों इससे भी बड़ा बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को बेसिकली न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ही डिजाइन किया गया है और इसे अब तक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ही टेस्ट किया गया है। इस तरीके के सिस्टम कन्वेंशनल सिमिलर आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कारीगर होगा कि नहीं इसको अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है और चाइना की तरफ से अगर इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कन्वेंशनल और ऊपर से फोर्थ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर से भी छोटे आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रिलायबल है और कारीगर है, तो एक तरीके से ये चाइना का झूठ ही होगा। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना की तरफ से जिस फूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन और डेवलप करके निर्माण करने का बात कहा जा रहा है इसमें कई तरीके के फॉल्ट आ सकते हैं और दोस्तों इसके बारे में दुनिया को तभी पता चलेगा जब चाइना के ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सामने आएगा। हालांकि दोस्तों चाइना की तरफ से इससे पहले भी कई बार इस तरीके के हथियारों का डेवलपमेंट करके दुनिया को चकित करने का प्रयास किया गया, लेकिन दोस्तों सभी बार चाइना के ये हथियार एक्सपोज हो चुका है और बेसिकली माना जाता है कि चाइना की तरफ से इस तरीके के हथियारों के डेवलपमेंट कुछ और नहीं बल्कि अपने फोर्स प्रोजेक्शन को दिखाने का ही एक प्रयास है। एग्जाम्पल के रूप में चाइना के नेवी के साइज को ही देख ले, जिसे लेकर चाइना का दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नेवी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर कहे तो बड़े हथियारों के मामले में चाइनीज नेवी केवल मात्र अमेरिका से पीछे नहीं है बल्कि कई दशक पीछे है। दोस्तों यहाँ
यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना की तरफ से अपने नेवी के बेड़े में अधिक मात्रा में छोटे आकार के जहाजों को शामिल करके संख्यामूलक रूप में अपने नेवी को सबसे बड़ा दिखाया गया, लेकिन चाइनीज नेवी की अगर हकीकत को देखा जाए तो ये एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी भी नहीं है। ऐसे में चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक सिंबल हो सकता है जो बेसिकली कुछ और नहीं, दुनिया को ये दिखाने का प्रयास है कि चाइना भी अमेरिका के बराबर का है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।